Earth is the only planet known for supporting life. Despite the vastness of Earth, life exists only a very narrow zone of Earth called biosphere. Sun is the only source of energy which enables continuous interaction among various life forms. In this chapter, we will understand what is environment, what is ecology and what is ecosystem. हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली इकोलॉजी की. इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी अगर हम बात करें तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है. किसकी? रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो या प्लांट हो या बैक्टीरिया या फंगाई हो, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, साथ ही साथ किसी एक ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है. इस रिलेशनशिप के साइंटिफिक स्टडी को ही हम बोलते हैं इकोलॉजी. एक वर्ड है ओइकोस, OIKOS. ओइकोस का मतलब होता है होम और प्लेस, टू लिव इन. ठीक है, एक जगह, एक घर जहां पर हम रहते हैं. ओइकोस का मतलब होता है होम और प्लेस टू लिव इन. और लोगोस का मतलब होता है स्टडी. जहां कहीं भी लोगो लगता है या लॉजी लगता है उसका मतलब होता है स्टडी. तो हम यहाँ पर होम की स्टडी कर रहे हैं, घर की स्टडी कर रहे हैं. किसके घर की स्टडी कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स की. और अगर हम अपने घर में रहते हैं तो हम इंटरेक्शंस करते हैं, हमारा अपने आसपास की चीजों के साथ भी रिलेशनशिप होता है. तो इकोलॉजी जो वर्ड है वो इन्हीं, अगर इनका हम संधि विच्छेद करें यानी कि इनको अलग अलग देखें तो ओइकोस और लोगोस, ये जो वर्ड दो है इनको मिला के बना है इकोलॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर. हम यहाँ पर नेचर के होम की स्टडी कर रहे हैं. नेचर का होम, हम भी नेचर का ही पार्ट है, एनिमल्स भी नेचर का ही पार्ट है, प्लांट्स भी नेचर का ही पार्ट है. हम अपने आसपास और खुद भी, हम किसी भी चीज को देखें, हम सब नेचर हैं और हम यहाँ पर रह रहे हैं और अर्थ हमारा होम है. ठीक है, वी ऑल आर नेचर, वी ऑल आर नेचर एंड अर्थ इज अवर होम. ठीक है, अगर हम एक वास्ट सिनेरियो में बात करें तो वी ऑल आर नेचर एंड अर्थ इज अवर होम. वी आर स्टडीइंग द होम ऑफ नेचर. हम अपने घर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने ही बारे में स्टडी कर रहे हैं. हम इसमें स्टडी करने वाले हैं कि हम अपने आसपास की चीजों से किस तरीके से रिलेटेड है, हमारा जो अस्तित्व है यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहाँ से शुरू होती है और किस किस पे डिपेंड होती है, किस तरीके से वो चेंज होती है. आई थिंक इकोलॉजी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको स्टार्टिंग का जो भी मैंने अभी बताया है वो क्लियर है. तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी. ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट. तो एक नया टर्म यहाँ पर निकल के आया, एनवायरमेंट. अब हम इस एनवायरमेंट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एनवायरमेंट? हाउ विल वी डिफाइन एनवायरमेंट? तो एनवायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग विच वी सी अराउंड अस. एनवायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू एन ऑर्गेनिज्म that affects it, including physical as well as living factors. एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ एवरीथिंग अराउंड जो भी उसके चारों तरफ है, फिर चाहे वो फिजिकल फैक्टर्स हो या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो सारी चीजें जो इस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही हैं, इफेक्ट डाल रही हैं इसके ऊपर, इस पे कुछ चेंजेस ला रही हैं, वो सारी चीजों को हम बोलते हैं एनवायरमेंट. और जब इस एनवायरमेंट में फिजिकल थिंग्स और लिविंग फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने लगते हैं, एक दूसरे पे एक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो यही जो एनवायरमेंट का रिलेशनशिप है इसी को हम एक नया नाम देते हैं और बोल देते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या है? अगर हम इन्वायरमेंट को एक प्रॉपर डेफिनेशन में डिफाइन करें, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरमेंट.
बट फिर भी एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है एनवायरमेंट की तो आप क्या लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये याद रखना है केवल लिविंग कंपोनेंट नहीं है, हमारे आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। और आई थिंक कि आपको ये अच्छे से क्लियर है कि लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जो ब्रीथ करते हैं, जो आपके बेसिक एक फंक्शन होता है, लाइफ प्रोसेसिंग फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं और अपना फूड जो है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ फंक्शंस हैं, जो ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं वो लिविंग है, जो इन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते हैं वो नॉन लिविंग है। जैसे कि चेयर हो गया या जैसे कि ये पेन हो गया, ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग अस, ठीक है, हम कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं अपने लाइफ टाइम में, तो ये भी हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी हमारे लिए एक इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। ये जो शीट जिसपे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, हम खुद इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। तो द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वेदर कंडीशंस हो गई, ठीक है, तो मॉइस्चर हो गया। तो इस तरीके के चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसेस जो हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, वो एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में उसके चारों तरफ जो भी इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, जो भी इन्फ्लुएंस वो अपने लाइफ टाइम में देखता है, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, उन सबको मिला दो तो वो है आपका इन्वायरमेंट। तो एवरीथिंग विच वी सी अराउंड अस, विच अफेक्ट्स अस, विच इन्फ्लुएंसेस अस, ठीक है, ये सारी चीजें ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम, हमारे लाइफ टाइम में ये सारी चीजें जो हमको इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं, सारे इवेंट्स, सारे एक्शंस, उन सब को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो है एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। अब इसी इन्वायरमेंट में एक छोटे से प्लेस पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलने लगते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको इकोसिस्टम डिफाइन करना है, ठीक है, तो इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज इकोसिस्टम? द एक्शन एंड इंटरैक्शन ऑफ द फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स makes a system of relationship called ecosystem। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर है। इकोसिस्टम क्या है? द एक्शंस एंड इंटरैक्शंस ऑफ द फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स मेक्स अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। एक सिस्टम है, उस सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। यहाँ पर जब हम रिलेशनशिप की बात करने लगते हैं, वहां पर आ जाता है इकोसिस्टम। सिस्टम एक तरीके से एक क्लोज्ड आपका इन्वायरमेंट होता है, जहां पर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कुछ इंटरैक्शन होता है उनके बीच में। तो जब ये इंटरैक्शन होने लगता है उसको बोल देते हैं हम इकोसिस्टम, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पॉन्ड क्या है? एक तरीके का सिस्टम है जहां पर फिश हैं और बाकी तरीके के जीव जंतु हैं, तो वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। पॉन्ड है, वहां पर वाटर है, तो वाटर के साथ फिश इंटरैक्ट कर रही हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम जहां पर जितने भी बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, बायोटिक यानी कि लिविंग कॉम्पोनेंट, ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, ये दोनों कॉम्पोनेंट जब आपस में एक दूसरे से इंटरैक्शन करने लगते हैं तो उस छोटे से सिस्टम को बोल देते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। ये इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, ये इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है? जितनी भी चीजें हैं, अब मान लीजिए एक क्लासरूम है,
क्लासरूम में टीचर्स हैं, क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, वहां पर बुक्स हैं, वहां पर चेयर्स पड़ी हुई हैं। तो सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो सब इन्वायरमेंट है। लेकिन जब यही स्टूडेंट्स और टीचर आपस में इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं तो वो बन जाता है इकोसिस्टम। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, एक रूम है, एक क्लासरूम है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, लिविंग फैक्टर्स भी हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हैं, चेयर्स भी हैं, बुक्स भी हैं, नोटबुक्स भी हैं। तो वो सब कुछ इन्वायरमेंट है। लेकिन जब यही इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे एक्शन और परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो यही इंटरैक्शन की वजह से जो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है उस रिलेशनशिप को बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, आई होप ये जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन, ठीक है, आर ऑब्लिगेटरली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड अदर नीड्स। तो हमेशा आपको ये याद रखना है, वायरस से लेके मैन तक, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको एक दूसरे की जरूरत ना हो, जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सब फूड के लिए, एनर्जी के लिए, वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, शेल्टर के लिए और बाकी अदर नीड्स जो हैं उन सब के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट का एक जो है वो फैक्टर या फीचर जो है वो आप बोल सकते हैं। अब यही जो रिलेशनशिप है, इंटरैक्शन है ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपके बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं एंड एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स मतलब बायोटिक वो चीजें होती हैं जो लिविंग होती हैं, एबायोटिक वो होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि क्या हमारा इन्वायरमेंट है, क्या वो स्टैटिक है कि बाकी सारी चीजें इन्वायरमेंट में है, तो इसका मतलब स्टैटिक है? नहीं, इन्वायरमेंट स्टैटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट कभी स्टेबल एक जैसा नहीं रहता, उसमें हमेशा इंटरैक्शंस और चेंजेस जो है वो हमेशा होते रहते हैं। तो इन्वायरमेंट इज नॉट अ स्टैटिक, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर इन फ्लक्स एंड कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। जो भी आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, दे आर कीप चेंजिंग, वो परमानेंट बदलते रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं और चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। कई सारी आपने साइकिल्स पढ़ी होंगी, जैसे वाटर साइकिल है या कार्बन साइकिल है। उसी का एग्जांपल अगर लेके चले तो क्या वाटर एक जगह स्टेबल रहता है? पूरी साइकिल चलती है, चेंज करता है। कभी वाटर से आपका वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कभी वेपर से वापस से वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर से। वाटर से चेंज हो जाएगा सॉलिड में, सॉलिड से फिर से वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में। वाटर से फिर से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमेशा आप इन्वायरमेंट में चेंजेस देखेंगे। इन्वायरमेंट में हमेशा आपको फ्लो ऑफ एनर्जी दिखेगा। इन्वायरमेंट का जो मेन फीचर है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी। हम सब जो है एनर्जी ही है। हम अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट्स से लेते हैं या तो एनिमल्स से लेते हैं। एनिमल्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो या तो प्लांट से लेते हैं या तो दूसरे एनिमल से लेते हैं। प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो डायरेक्टली सन से लेते हैं। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ एक एनर्जी के फॉर्म में ही है। हम जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं वो एनर्जी है। हमें कोई कंज्यूम करता है तो ये एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होती है और इसी तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो एनवायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो बन जाता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो भी हमने बात की है कि जो भी एनवायरनमेंट में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक जीवित चीजें, एक निर्जीव चीजें, यानी कि एक बायोटिक फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक एबायोटिक फैक्टर्स। तो ये है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक की बात करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को उसके पूरे लाइफ टाइम में अफेक्ट करती हैं? सबसे पहला है एनर्जी। एनर्जी के बाद रेडिएशन। ये एबायोटिक फैक्टर्स है क्योंकि ये लिविंग फैक्टर्स आप इनको नहीं बोल सकते। टेम्परेचर, अभी ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हमको दिक्कत हो जाएगी जीने में।
अभी ज्यादा ठंड हो जाती है तो भी हमारा लाइफ जो है अफेक्ट होती है। तो ये टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हमारा लाइफ स्टाइल और हमारी लाइफ में भी चेंज होते हैं। टेम्परेचर एंड हीट फ्लो। नेक्स्ट है वाटर। पानी बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। हर काम में वाटर की नीड होती है, ये भी एक फैक्टर है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, ये एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, ये भी हमको अफेक्ट करती हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड या जो भी पॉल्यूटेड गैसेज हैं, अगर वो एनवायरनमेंट में बढ़ जाती हैं, अगर पोल्यूशन बढ़ जाता है तो हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां होने लगती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये भी हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। विंड, आंधी तूफान आया या विंड की जो भी सिचुएशन, जो भी उसका फ्लो है, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उससे नेचुरल जो एक्टिविटीज होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। फायर, ये भी आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। ग्रेविटी, ग्रेविटी ही तो एक सबसे पहला कारण है हमारा जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है अर्थ पे। ग्रेविटी की वजह से ही हम अर्थ से जुड़े हुए हैं। तो ग्रेविटी भी एक फैक्टर है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि किस तरीके से आप किस रीजन में, आप प्लेन रीजन में रह रहे हैं, आप हिली एरिया में रह रहे हैं, आप या डेक्कन एरिया में रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, तो आप किस टोपोग्राफिक रीजन में रह रहे हैं, वो भी आप, टोपोग्राफी भी आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। हमारे लाइफ स्टाइल, अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, तो देखिए हर जगह के लाइफ स्टाइल आपको अलग अलग दिखेगा और उस पर आपको टोपोग्राफी का इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखेगा कि वहां पर किस तरीके का जो एरिया है वो किस तरीके का है, वहां का जो टाइप है वो हिली रीजन है या प्लेन एरिया है या फर्टाइल रीजन है, किस तरीके का रीजन है, उससे भी हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। सॉइल, सॉइल का भी, अगर मान लीजिए एक रीजन है जहां पर बहुत फर्टाइल सॉइल है, बहुत उपजाऊ सॉइल है, वहां पर आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ऐसी सॉइल, एक ऐसा रीजन है जहां की जो मिट्टी है वो बंजर है, वहां पर ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वहां पर ज्यादा पैदावार नहीं होती है, तो वहां पर आपको बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो सॉइल भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। ये भी डिफाइन करता है कि कहां पर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपके एबायोटिक में आते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में क्या होते हैं? सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्योंकि एनर्जी की जो शुरुआत है वो इन्हीं से हो रही है। ये डायरेक्ट सन से अपनी एनर्जी को लेते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स के बाद नॉन ग्रीन प्लांट्स भी बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद डिकम्पोजर्स का भी अपना एक अलग ही रोल है। डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में कैसे मिलेंगे, और मिट्टी में जब वो डिकम्पोजर्स मिलेंगे नहीं, मिट्टी में जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो किस तरह कैसे मेंटेन होगी, तो ये भी अफेक्ट करते हैं। पैरासाइट्स, इनका भी अपना एक रोल है इन्वायरमेंट में। सिम्बायोन्ट्स जो होते हैं, यानी कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा कि आप दो लोग हैं, ए और बी। ए को कुछ जरूरत है, ए की जरूरत बी पूरी कर रहा है और बी की जरूरत ए पूरी कर रहा है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कुछ सिम्बायोटेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके लाइकेंस और एल्गी, ये आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की नीड को पूरी करते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स हो गए बायोटिक फैक्टर्स में, एंड ह्यूमन, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोटिक फैक्टर में आते हैं। ये नॉन लिविंग चीजें हैं जो आपकी एबायोटिक फैक्टर्स में आती हैं। अब मान लीजिए आपको, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें फिश का, फिश के हम दो एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एक फिश का जो एनवायरनमेंट है जो उसके बाहर है, तो एक है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट। जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें जो है वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती हैं। और अगर बायोटिक, ये एबायोटिक कंपोनेंट, और अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो फिश के बाहर जो बायोटिक आपका ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखते हैं, जैसे कि आपके प्लैंक्टॉन्स हो गए, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स हो गए, तो वो अब एक्सटर्नल में दो हैं, आपको बायोटिक भी मिलेंगे और एबायोटिक भी मिलेंगे। बायोटिक में क्या हो जाएंगे? एनिमल्स हो जाएंगे, प्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे, आपके सी प्लांट्स हो जाएंगे। एबायोटिक में टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, जो कुल मिला के इस फिश की लाइफ को अफेक्ट करता है वो है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मान लीजिए ये जो फिश है
अगर ये फिश जो है वो फ्रेश वाटर की फिश है, इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वाटर। अभी इस फिश को आप फ्रेश वाटर से निकाल के सॉल्टी वाटर में डाल दो तो ये फिश सरवाइव नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। तो ये है कि इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपने चेंज किया, उसकी वजह से इस फिश की लाइफ चेंज हो गई। फ्रेश वाटर की फिश को आप सॉल्ट वाटर में डालोगे तो वो मर जाएगी, सॉल्टी वाटर की फिश को अगर आप फ्रेश वाटर में डालोगे तो वो मर जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो फिश की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब फिश की लाइफ को कुछ इंटरनल फैक्टर्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, बस फर्क इतना है कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, लेकिन जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है, रिलेटिवली स्टेबल। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कोई एक्शंस नहीं हो रहे हैं। हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर भी कुछ आपके इंजरीज होती हैं, कुछ इलनेस होती है, जैसे हमें स्ट्रेस हुआ तो उसकी हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इंजरीज जो है अंदर चलती हैं और जो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी उनको सही करते हुए चलती है। तो ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस जो है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में सेल्स डेड हो रही हैं तो नई सेल्स बन रही हैं, तो ये चीजें परमानेंट हमारी बॉडी में चल रहे हैं। तो ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो जल्दी जल्दी चेंज होता है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा रिलेटिवली जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम फिश की बात करें, ठीक है, तो यही फिश का जो आउटर बॉडी है वो उसका मेन सरफेस हो जाएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होगा इसका रिलेटिवली आपका स्टेबल होता है। अगर इसके इंटरनल एनवायरनमेंट में आप चेंज करते हैं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, अगर ये फिश आपकी फ्रेश वाटर फिश है तो इसका जो इंटरनल बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गेनिज्म है वो उसी तरीके से वर्क करेंगे। अगर आप इसको सॉल्टी वाटर में डाल देंगे तो उनके ऑर्गेनिजम्स जो है उसके जो ऑर्गन्स जो हैं, ये जो फिश ऑर्गेनिज्म है इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसके बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, वो इस चेंज को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और फिश जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि इकोलॉजी की जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं, ये तो बात हो गई आपके एनवायरनमेंट की और इकोसिस्टम की। अब फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे इकोलॉजी की। इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है और जब भी हम स्टडी शुरू करते हैं किसी चीज की तो हम हमेशा बेस से शुरू करते हैं, हमेशा शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। तो हमारा जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है वो देखते हैं। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, एक इंडिविजुअल क्या है उसके बारे में। इंडिविजुअल के बाद जब कई सारे इंडिविजुअल मिल जाते हैं तब बनती है पॉपुलेशन। तो फिर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन क्या होती है। अब ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगी तो ये बनाएगी कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी अलग अलग पॉपुलेशन, मान लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन है, एनिमल पॉपुलेशन है, ये दो तरीके की पॉपुलेशन है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तो ये बनाती है कम्युनिटी। तो फिर हम पढ़ेंगे कम्युनिटी। तो जो नेक्स्ट लेवल है हमारा इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज कम्युनिटी। अब कई सारी कम्युनिटी मिलके बनाती हैं इकोसिस्टम। क्या बनाती है? इकोसिस्टम। कई सारी कम्युनिटी है। प्लांट, आपका प्लांट एक कम्युनिटी, प्लांट हो गया, पॉन्ड हो गया, प्लांट हो गया, फिश हो गया, एनिमल्स हो गए। तो ये सब कम्युनिटीज जो है अलग अलग पॉपुलेशन है, वो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करने लगते हैं तब वो बना लेते हैं आपका इकोसिस्टम। तो उसके बाद आता है इकोसिस्टम। अब हर जगह के इकोसिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया का जो इकोसिस्टम है उसको हम बोल देते हैं बायोम। क्या बोल देते हैं? बायोम। अब कई सारे बायोम्स को मिला के हम बोल देते हैं बायोस्फीयर। तो ये है हमारा पूरा का पूरा एक इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करेंगे, फिर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल, हाउ वी विल डिफाइन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है, कैसे हम इसको इकोलॉजी के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंडिविजुअल कौन है। अब इंडिविजुअल वो ऑर्गेनिज्म is an individual living being that has ability to act or function independently। वो organism that has
एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके, फंक्शन कर सके, अपने लाइफ को सपोर्ट कर सके, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। अब ये प्लांट भी हो सकता है इंडिविजुअल, ये एनिमल भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये फंगी भी हो सकता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये किससे मिलके बना होता है? ये ऑर्गन्स से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलके बने होते हैं टिश्यूज से, टिश्यूज मिलके बने होते हैं सेल्स से। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लाइफ। किसी भी लाइफ को अगर हम बात करें तो उसकी लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। कई सारी सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू, कई सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, हमारा किडनी हो गया। कई सारे ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तब बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, हमारे लीवर्स है। तो ये सबको मिला के एक बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और यही ऑर्गन्स की हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही प्रजाति के जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। सेम स्पीसी मतलब ह्यूमन स्पीसी अलग है, एनिमल स्पीसीज अलग है। तो ह्यूमन की पॉपुलेशन अलग है तो उसको ह्यूमन पॉपुलेशन बोलेंगे, एनिमल पॉपुलेशन अलग है उसको एनिमल पॉपुलेशन बोलेंगे। अब एनिमल में भी अगर हम कैटेगरी अलग अलग करें तो बर्ड्स की पॉपुलेशन अलग होती है, जो आपके कैटल पॉपुलेशन है वो अलग होती है, फिश पॉपुलेशन है वो अलग होती है। तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। एंड इट ऑक्यूपाई अ डिफाइंड एरिया, occupy a defined area, occupy a defined area during a specific time, during a specific time। एक टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करें, सेम स्पीसी के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पर 3-4 टर्मिनोलॉजीज हमें देखने को मिलती है। पहला, पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। तो ये सारी चीजें क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे डिफाइन करेंगे हम? और फिर हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है वो एक परसेंटेज वेरिएशन है बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एट 2 डिफरेंट टाइम। 2 अलग अलग टाइम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल का जो परसेंटेज वेरिएशन है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मान लीजिए ये 2010 का टाइम है, ये 2020 का टाइम है। 2010 में पॉपुलेशन कुछ और मान लीजिए 1 करोड़ थी और 2020 में जो पॉपुलेशन है वो 5 करोड़ हो गई। तो अगर ये पॉपुलेशन है तो ये क्या है? ये नंबर में चेंज आया, नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें चेंज आया। तो यही चेंज का जब हम परसेंटेज निकालते हैं उसी परसेंटेज को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब ये जो ग्रोथ रेट है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव जैसे कि पहले पॉपुलेशन जो थी वो 1 करोड़ थी, अभी बढ़ के 5 करोड़ हो गई, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पॉपुलेशन 5 करोड़ है और एक समय बाद वो 1 करोड़ पे ही आ गए, तो वो आपका नेगेटिव ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है इसको 2 चीजें अफेक्ट करती हैं जो मेन है। एक है इमिग्रेशन और बर्थ, दूसरा है एमिग्रेशन और डेथ। अगर इमिग्रेशन हो रहा है, मान लीजिए ये एरिया है, कोई भी एरिया, इंडिया, मान लीजिए एक कंट्री है इंडिया, यहां पर बाहर से लोग आ रहे हैं तो यहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी। कई सारे लोग जन्म ले रहे हैं
तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। लेकिन मान लीजिए अभी क्या हो रहा है इंडिया में कि इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर बाहर जाएंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन कम होगी और बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। क्या हो रही है? डेथ। उसकी वजह से भी यहाँ की पॉपुलेशन कम होगी। तो जब पॉपुलेशन कम हो जाती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट के लिए दो फैक्टर्स हैं, इमिग्रेशन एंड बर्थ। नेगेटिव ग्रोथ रेट के लिए दो फैक्टर्स हैं, एमिग्रेशन एंड डेथ। एमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर जाने वाले जो लोग हैं, इमिग्रेशन का मतलब होता है उस एरिया में आने वाले जो लोग हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी एरिया या किसी भी सिटी या कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये तो था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of a population and the area they occupy। मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पर 5 लोग हैं, 5 पीपल। सेम एरिया में ही 10 पीपल हैं। ये 2 केसेस हैं। अब अगर इस एरिया में 5 लोग हैं तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, यानी कि वहां पर जो डेंसिटी है वो कम रहेगी, लोग दूर दूर रहेंगे। लेकिन अगर यहां पर एरिया वही है और पॉपुलेशन बढ़ गई, 5 की जगह 10 लोग हो गए, तो ये 10 लोग बहुत कम एरिया को लेंगे और बहुत पास रहेंगे, तो यहाँ की डेंसिटी जो है वो बढ़ गई। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल और वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। एरिया अगर सेम एरिया में अगर पॉपुलेशन कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहां की ज्यादा होगी, यानी कि लोगों के पास स्पेस ज्यादा होगा। अब डेंसिटी एक तरीके से स्पेस को बताती है। अगर कम पॉपुलेशन है तो स्पेस ज्यादा होगा, यानी कि डेंसिटी कम होगी। अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो स्पेस कम होगा लोगों के पास, क्योंकि अब छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, तो उनके बीच का स्पेस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी क्या होता है। अगर हम कम्युनिटी को डिफाइन करें तो हमें अगर सरवाइव करना है तो किसी भी एक इंडिविजुअल को, कोई भी एक स्पीसी का इंडिविजुअल है वो दूसरे स्पीसी के इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है हमेशा। अगर ह्यूमंस को सरवाइव करना है तो ह्यूमन किस पे डिपेंड करते हैं? या तो वो एनिमल पे डिपेंड करेंगे, या तो वो प्लांट पे डिपेंड करेंगे, या तो दोनों पे डिपेंड करेंगे। ह्यूमन अकेला सरवाइव नहीं कर सकता विदाउट प्लांट एंड एनिमल। उसको अपने फूड रिसोर्सेज के लिए एनिमल्स की भी जरूरत होगी और प्लांट्स की भी जरूरत होगी। ह्यूमन जो है वो एक स्पीसी का एक इंडिविजुअल है, एनिमल एक अलग स्पीसीज का इंडिविजुअल है, प्लांट अलग स्पीसीज का इंडिविजुअल है। ये अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो यही जो इंटरैक्शन है, यही जो एक्टिविटी एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव द इंडिविजुअल ऑफ एनी वन स्पीसीज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज with which they actively interact in several ways। जैसे कि अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स को जरूरत होती है प्लांट्स की फूड के लिए, ट्रीज की शेड के लिए, मतलब शेल्टर के लिए। शेल्टर के लिए उन्हें ट्रीज की जरूरत होती है, अपना खाने के लिए उनको प्लांट्स की जरूरत होती है। प्लांट्स को एनिमल्स की जरूरत होती है पॉलिनेशन करने के लिए, सीड डिस्पर्सल के लिए। जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी जरूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड कर रहा है तो प्लांट भी एनिमल पे डिपेंड कर रहा है, वाइस वर्सा। अगर एनिमल को अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, अपना शेल्टर रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए प्लांट की जरूरत है, तो प्लांट को भी पॉलिनेशन परफॉर्म करने के लिए, सीड डिस्पर्सल के लिए एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
तो ये एक दूसरे की जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। तो यही जो इंटरेक्शन है, जहां पर अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं, इसी पूरे ये जो पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटीज आपकी छोटी भी हो सकती हैं, कम्युनिटीज आपकी बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। ठीक है, आई होप ये चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो गई हैं। अब कम्युनिटी आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी मेजर कम्युनिटी, दूसरी होती है आपकी माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? मेजर कम्युनिटी में वो स्पीसीज होती हैं जो लार्ज साइज्ड होती हैं, लार्ज साइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। यहां पर जो भी स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी वो आपको इंडिपेंडेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मेजर कम्युनिटी में वो स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी जो लार्ज साइज्ड होंगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी और इंडिपेंडेंट होंगी। अब ऐसा नहीं है कि मेजर कम्युनिटी में जो छोटे छोटे आपके एनिमल्स हैं या आपके प्लांट्स हैं या दूसरे इंडिविजुअल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होगी, मेजर कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जहां पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो लार्ज साइज की पॉपुलेशन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन है और इंडिपेंडेंट है। यानी कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होना पड़ता है, वो अपने सर्वाइवल खुद जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। खुद के सर्वाइवल के लिए दे ओनली डिपेंड ऑन सन्स एनर्जी। ये याद रखना है कि ये मेजर कम्युनिटी में मैक्सिमम पॉपुलेशन उन ऑर्गेनिजम्स की होती है जो केवल सन की एनर्जी को लेके खुद का सर्वाइवल कर सकते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर प्रॉपर बारिश होती है, सन की जो एनर्जी है वो प्रॉपर मिलती रहती है वहां के प्लांट्स को, तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं और अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म करते हैं। जो माइनर कम्युनिटीज होती हैं वहां पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, दूसरी कम्युनिटीज पे वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जो मेजर कम्युनिटी है वहां पर भी, अब उसमें माइनर कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि उसमें मेजर जो भी लार्ज साइज की कोई चीजें मिलेंगी, नहीं, बिल्कुल मिलेंगी। तो माइनर कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंडेंट होगी और मिनिमम पॉपुलेशन वो होगी जो इंडिपेंडेंट होगी। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशंस विद इन अ मेजर कम्युनिटी एंड आर नॉट देयर फॉर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट्स। अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, माइनर कम्युनिटी में जो लोग भी हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे कम्युनिटी पे डिपेंड होना पड़ता है, अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए दूसरी कम्युनिटी पे डिपेंड होना पड़ता है। जैसे कि बात करें अ मैट ऑफ लिचेंस ऑन अ काउ डंग, एक काउ डंग है, काउ डंग पे जो लिचेंस लग जाते हैं तो वो जो है वो आपकी माइनर कम्युनिटी है जो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंड है। अगर दूसरे उनको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेजर कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं है। मेजर कम्युनिटी में वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद का सर्वाइवल खुद कर सकते हैं, बस उन्हें खुद को सर्वाइव करने के लिए सन की प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए होते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। माइनर कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिन्हें अपने सर्वाइवल के लिए मेजर कम्युनिटी पे डिपेंड होना पड़ता है। मेजर कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिन्हें अपने सर्वाइवल के लिए केवल सन की एनर्जी पे डिपेंड होना पड़ता है, बाकी किसी बेटे में ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत उनको नहीं है। तो आई होप ये जो आपका कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो हमारे पास बचा है वो 3 टॉपिक्स बचे हैं। पहला इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में हम कई तरीके के टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। बायोम्स क्या होते हैं उनके बारे में डिफाइन करेंगे और बायोस्फीयर किसे कहते हैं उसके बारे में डिफाइन करेंगे। तो आई होप कि आज के लेक्चर में अब तक जो भी डिस्कशन हुआ है उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। इसको लेक्चर को देखने के बाद जाइए अपनी बुक्स उठाइए, उसको रिवाइज करिए, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस सीरीज को सक्सेसफुल बनाते हैं अगर आप, तो हम
और भी बाकी सब्जेक्ट्स की सीरीज जो है वो भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर देखने के लिए आपके पास बहुत पेशेंस था अब तक, जो आपने ये लेक्चर देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।